नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब सारी परिस्थितियां उसके पक्ष में होती हैं। भारत के लिए आज मैं वही समय देख रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी और उसके बाद का पूरा कालखंड भी पूरे विश्व में सरकारों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनकर आया था। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की इस दोहरी चुनौती से कैसे निपटा जाए। मैंने जान बचाने को प्राथमिकता दी थी और हमने कहा जान है तो जहान है। ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से ही कागजों में 10 करोड़ ऐसे नाम चले आ रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे। ऐसी विधवाएं जो बेटी कभी पैदा ही नहीं हुई थी, हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किए। 1 रुपया निकलता है तो 100 पैसे पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा तेजी से कई ज्यादा बड़े स्तर पर काम करना तय किया और आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। कई ऐसे विभाग हैं जिनमें पिछले 10 सालों में इतना काम हुआ है जितना पिछले 70 सालों यानी 7 दशकों में नहीं हुआ। राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान के लिए 3 और महान विभूतियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। चौधरी चरण सिंह के पोते और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए इस बड़े फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने साबित किया है कि ये देश की मूल भावना को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना एक अभिनंदनीय घोषणा है। ये देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। यूपी के लिए ये और अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी चरण सिंह साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अतुलनीय सेवा कर चुके। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में प्रधानमंत्री के तौर पर PV नरसिम्हा राव की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते NV सुभाष राव ने खुशी जाहिर करते हुए नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर PM मोदी की सराहना की। देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान कृषि विज्ञानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित उनको किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की पुत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने अपने पूरे परिवार की तरफ से सरकार का आभार जताया। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि UPA सरकार की आर्थिक बदइंतजामी और भ्रष्टाचार ने भारत को अस्थिरता में धकेलने का काम किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में G20 के सफल आयोजन से भारत दुनिया में एक सशक्त महाशक्ति के तौर पर उभरा है, जबकि कांग्रेस के दौर में कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे आयोजन में भी करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ कोयला घोटाले से ही देश को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में गुटखा तैयार करने वालों को भी कोयले का खदान आवंटित किए गए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने यूपीए पर लगे आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के नीतिगत फैसलों की वजह से ही लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की नीतिगत अक्षमताओं से पैदा हुए हालातों से निपटते हुए मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया है। जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 को संसद से पारित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगरपालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने का रास्ता साफ हो चला है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के हक में लाया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यूपीए सरकार पर पिछड़ा वर्ग का विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम किया गया है। राज्यसभा में संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 भी राज्यसभा से पारित हो गया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस बिल के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास होगा। तीनों विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को राज्यसभा से पारित किया गया। विधेयक में परीक्षा पत्रों को लीक कराने और अनुचित तरीके अपनाने वाले संगठित सिंडिकेट पर नकल कसने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस प्रस्तावित कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, एनईईटी, जेईई जैसी परीक्षाएं भी आएंगी। नए बिल में परीक्षा लीक में शामिल संगठित सिंडिकेट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर पेनी वोंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जल्द ही एक और इतिहास रचने को तैयार है। इसरो 17 फरवरी को मौसम संबंधी उपग्रह इनसाइट 3DS का प्रक्षेपण करेगा, जिससे मौसम के बारे में हर बारीक जानकारी मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने पत्रकार अनंत विजय की लिखी पुस्तक ओवर द टॉप का मायाजाल का विमोचन किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार की हिंसा और आगजनी के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और पुलिस प्रशासन हिंसा, पथराव और आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है। हल्द्वानी में दंगाइयों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है ताकि असामाजिक तत्वों को कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का मौका न मिले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात की समीक्षा करने हल्द्वानी पहुंचे। सीएम ने घायल पुलिसकर्मियों और पत्रकारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तुरंत सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी दंगाई को न बख्शने की बात कही। इस बीच वनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमले और आगजनी में शामिल दंगाइयों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार एक्शन में है।
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने भी हल्द्वानी पहुंचकर समीक्षा बैठकें की। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मुलाकात की। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीर शेयर कर दी। अयोध्या में श्री राम मंदिर में दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा करने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में राम मंदिर में पूजा की। उत्तर प्रदेश के बरेली में जेल भरो आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बरेली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर करीब 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बरेली शरीफ के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर जेल भरो का आह्वान किया था। शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अभिषेक घोसालकर की हत्या हुई और जिन्होंने इनकी हत्या की उन्होंने भी अपने आप को गोली मार ली। ये पूरी घटना बहुत गंभीर है और इस प्रकार से एक युवा नेता की मृत्यु होना दुखद है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्य सरकार ने लाइसेंस गन और बिना लाइसेंस के अगर कोई गन मिली है तो वो कहां से आई उसकी जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा के बाद यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में कहा कि यहां सब व्यवस्थित है, चाक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। प्रयागराज और हरिद्वार में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व है। इस दिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में थाई अमावस्या के अवसर पर लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने और उनका सम्मान करने के लिए समुद्र के किनारे बड़ी संख्या में एकत्र हुए। मौनी अमावस्या के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की कवायद को लेकर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले के बीच मुलाकात हुई। रामदास अठावले ने देश में एक साथ चुनाव कराने पर अपनी पार्टी के विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह और राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता ने भी समिति के समक्ष अपनी पार्टी के विचार प्रस्तुत किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में राज्य वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट से अपनी सरकार की ओर से कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण की तरह ही हमारा विकसित छत्तीसगढ़ का सपना है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में कहा कि पिछले 5 साल की राज्य सरकार कुछ नहीं कर चुकी थी, राजस्थान की हालत खराब कर दी। आज हर व्यक्ति के ऊपर 70,000 से अधिक का कर्ज का भार है। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाला मामले में पिछले महीने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आने लगा है। उत्तरी 24 परगना जिले के संदेश खाली में ममता सरकार के खिलाफ काफी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। वहीं कोलकाता उच्च न्यायालय ने बुधवार को ईडी के अधिकारियों की पिटाई मामले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस बल के एसआईटी गठित करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ईडी की अपील पर आदेश किया था। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुशासन महोत्सव 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि गुड गवर्नेंस कोई स्लोगन नहीं है, गुड गवर्नेंस मैजिक बैंड नहीं है, गुड गवर्नेंस एक स्पिरिट है। लोगों ने लंबे समय तक सरकारें चलाईं, सबका वोट लिया, सबके लिए घोषणा पत्र तैयार किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुशासन महोत्सव के मौके पर कहा कि देश में राजनीति की संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी ने बदल ही डाला। उन्होंने कहा कि अब ये एक एजेंडा बन गया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद सांसद मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL अगले साल जनवरी तक राजस्थान के बाड़मेर में देश की सबसे नई तेल रिफाइनरी शुरू कर देगी, जिससे उत्तर भारत में बढ़ती ईंधन मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
ब्राजील की वैमानिकी कंपनी एम्ब्रेयर और महिंद्रा समूह ने भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम श्रेणी का परिवहन विमान बनाने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली एफएमसीजी प्रमुख कंपनी इमामी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 11.88% बढ़कर 260.65 करोड़ रुपए रहा। निजी क्षेत्र के बंधन बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में दोगुने से अधिक होकर 733 करोड़ रुपए रहा। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। टाटा पावर का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2% बढ़कर 1076 करोड़ रुपए रहा। घरेलू शेयर बाजार आम बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.23% और निफ्टी 0.30% की मजबूती के साथ बंद हुए। भारत ऊर्जा सप्ताह रिपोर्ट 2030 तक भारतीय तेल बाजार परिदृश्य में कहा गया है कि भारत में तेल की मांग 2023 के 54.8 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2030 में 66.4 लाख बीपीडी पहुंच जाएगी। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा परियोजना में ऑफलाइन लेन देन शुरुआत करने की घोषणा की। इसका मतलब है कि डिजिटल रुपये के उपयोगकर्ता सीमित इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों में भी लेन देन कर सकेंगे। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए भारत का कोयला उत्पादन बढ़कर 803.79 मीट्रिक टन हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी सरकारी कंपनी बन गई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। पेटीएम बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद उन्होंने ये फैसला किया। वॉशिंगटन में कैंट सिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से भारतीय अमेरिकी सतविंदर कौर को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू द्वारा हमास की संघर्ष विराम शर्तों को अस्वीकार करने और दक्षिणी गाजा शहर में हमले बढ़ाने का संकल्प व्यक्त करने के बाद गाजा पट्टी के राफा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 13 लोग मारे गए। इजरायली सैनिकों ने शांति कार्यकर्ताओं को तितर-बितर कर दिया जो गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। शांति कार्यकर्ता वेस्ट बैंक में जेरिको के पास प्रदर्शन कर रहे थे। यूनिसेफ ने कहा कि इस साल सूडान में 7 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के सबसे खराब रूप से पीड़ित होने की संभावना है, जिनमें हजारों की मौत हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बचे हुए पाइप का संचालन फिर से शुरू नहीं करेगा। हालांकि मॉस्को इसके माध्यम से गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि उनका देश 2014 से लगातार यूक्रेन की समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान की मांग कर रहा है। न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप समूह में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी कि यूक्रेन ने रूसी कैद से 100 कैदियों को वापस कर दिया है। रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सेस्की को नया सेना प्रमुख बनाया। आइसलैंड में इस साल दूसरी बार ज्वालामुखी फटा। राष्ट्रीय प्रसारक RUV ने बताया कि ज्वालामुखी में विस्फोट सिलिंगारफेल पर्वत के उत्तर पूर्व में हुआ। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH हॉकी प्रो लीग में अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम का पहला मुकाबला स्पेन के खिलाफ होगा। ये प्रतियोगिता 10 से 16 फरवरी तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगी। सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप मैच में मेजबान बांग्लादेश के साथ भारत को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। फाइनल मुकाबले के निर्धारित 90 मिनट के खेल के बाद मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भी स्कोर बराबर रहा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों के प्रयोग में लाए जाने वाले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के परीक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। गुजरात के गांधीनगर में स्थित केंद्र में खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जांच हो सकेगी। देश के स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन के पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत के अंडर 19 टीम के खिलाड़ी नमन तिवारी का कहना है कि जसप्रीत बुमराह से मिली यॉर्कर की टिप्स उनके लिए बेहद कारगर साबित हुई है। अफगानिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज के लिए श्रीलंका के 16 सदस्यीय दल में पूर्व कप्तान टासुन शनाका को टीम में शामिल नहीं किया गया है। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले एक दिवसीय मुकाबले में पथुम निशंका ने जमाया रंग, खेली 210 रन की पारी। 3 बार की ओलंपिक पदक विजेता जमैका की शेली एन फ्रेसर प्राइस ने कहा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद वो संन्यास ले लेंगी। ऑस्ट्रेलियन रग्बी यूनियन खिलाड़ी कटले बील को बड़ी राहत मिली है। दरअसल उन्हें यौन अपराध के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। लिवरपूल के मिडफील्डर थियागो अल्सेंट्रा एक बार फिर से मैदान से बाहर हो गए हैं। 2020 में बायर्न म्यूनिख से जुड़ने के बाद थियागो ने लिवरपूल के लिए 98 मैचों में हिस्सा लिया। हालांकि इस दौरान फिटनेस उनके लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आती रही। कोबी ब्रायंट के हजारों समर्थकों के हाथ लगी निराशा। प्रतिमा के अनावरण के मौके पर लॉस एंजलिस के स्टेडियम के बाहर एकत्रित हुए प्रशंसकों को नहीं मालूम था कि निमंत्रण के द्वारा ही प्रवेश मिलेगा। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर बनी फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का फर्स्ट ऑफिशियल BTS वीडियो जारी कर दिया गया है। तमिल मेगा स्टार रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम आज रिलीज हुई। यामी गौतम अभिनीत आगामी फिल्म आर्टिकल 370 की बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने जमकर तारीफ की। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म देवा 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल की आने वाली फिल्म क्रैक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इंसानी भावनाओं की उलझनों और इंसान और रोबोट के बीच रिलेशनशिप पर आधारित कहानी है। अभिनेता वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन का नया पोस्टर शेयर किया। गुरु रंधावा की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में अभिनेत्री सई मांजरेकर, अनुपम खेर, पारितोष त्रिपाठी, अतुल श्रीवास्तव भी नजर आएंगे। मर्डर मिस्ट्री पर आधारित फिल्म गिन के 10 का ट्रेलर जारी हो गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।